दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज क्लाइमेटोलॉजी में सेल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्लाइमेटोलॉजी में, क्वेश्चंस इससे काफ़ी आते हैं। और अगर आपको विंड का जो सर्कुलेशन है, जो अलग अलग तरह के विंड्स हैं, उनको समझना है तो इस सेल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये सभी जो स्लाइड्स हैं जो हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सेल सेल का जो कॉन्सेप्ट है, या हिंदी में कहें कोशिका का जो कॉन्सेप्ट है, उसका बहुत ही महत्व है जलवायु विज्ञान में। और ये जो सेल का विचार है, ये मेनली तो आप लोग पढ़ते होंगे ट्राई सेल्यूलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को मेनली हम लोग आज देखने वाले हैं। लेकिन हर सिद्धांत में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है, चाहे हम ह्यूमन जियोग्राफी में पढ़ें चाहे फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ें, कि स्टार्टिंग में कोई भी सिद्धांत जब अपने इनिशियल फेज में होता है, या स्टार्टिंग के स्कॉलर्स जब उस सिद्धांत से संबंधित काम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं हो पाता, लेकिन एक स्टार्टिंग हो जाती है। उसी तरीके से ट्राई सेल्यूलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन का जो मॉडल है, वो तो आया बाद में, वो दिया फेरल ने। लेकिन उसके पहले एक मॉडल आ चुका था। ये अर्ली मॉडल्स थे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के, जो कि एक नॉन रोटेटिंग अर्थ का मॉडल था और एक रोटेटिंग अर्थ का मॉडल था। ये मॉडल फ्लॉप मॉडल्स थे, ये चल नहीं पाए। लेकिन एक चीज है कि इन मॉडल्स ने हमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सोचने को विवश किया कि एक सेल का कॉन्सेप्ट हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा रहा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में एंटोनियो स्नाइडर ने कुछ बातें बताई, रॉबर्ट मेंटोवनी ने बातें बताई, बहुत पहले अब्राहम ऑर्टेलियस ने काम किया, उसके बाद फिर टेलर आए, टेलर के बाद फिर वेगनर आते हैं और वो प्रॉपर थ्योरी देते हैं। और उसके बहुत साल बाद 1960-70 के दशक में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आता है, जो कि उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो किसी भी सिद्धांत के आने के पीछे एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। वही चीज हमको यहाँ देखने को मिल रही है कि मेन तो आपका ट्राई सेल्यूलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन है, त्रिकोशिकीय देशांतरी संचार जिसे हम कहते हैं हिंदी में। लेकिन उसके पहले दो सिद्धांत आए थे। एक नॉन रोटेटिंग अर्थ, मतलब ऐसी पृथ्वी जो रोटेट नहीं करती है, और एक रोटेटिंग अर्थ का सिद्धांत आया था, जो कि जॉर्ज हेडली महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में क्या बताया गया, बहुत ही एक ऐसा सिद्धांत था, जैसे पहला वाला जो सिद्धांत था ये तो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि इसमें अर्थ को नॉन रोटेटिंग मान लिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सिद्धांत फ्लॉप होना ही था, क्योंकि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो हम उसको नॉन रोटेटिंग क्यों मान सकते हैं। लेकिन बहुत पहले का सिद्धांत था। अब देखिए, ये सिद्धांत जॉर्ज हेडली का 1735 का है, तो ये उससे भी पहले का था। तो उस समय की उतनी साइंटिफिक सोच नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं कि वो सिद्धांत एक बस स्टोरी की तरह था केवल। इसमें बस ये बताया गया है, ये पूरी तरीके से एक कल्पना जैसी चीज थी, एक इमेजिनेशन थी कि अर्थ जो है वो नॉन रोटेटिंग है, और उसमें क्या हो रहा है, जो आपका पोल एरिया है ये ठंडा है, ये एरिया ठंडा है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, बीच में ये एरिया गर्म है। तो यहां से हवा उठेगी, ट्रोपोपॉज तक जाएगी, और फिर ये इधर जाके इस पे नीचे उतरेगी, और फिर सरफेस विंड के रूप में आएगी। सेम यही चीज यहाँ पे होगी। यहां से हवा उठी, दो भागों में बट गई, डाइवर्जेंस हो गया। एक इसकी शाखा चली गई साउथ हेमिस्फीयर में और साउथ कोल्ड पोल पे उतरी, और दूसरी इसकी शाखा चली गई नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ कोल्ड पोल पे उतरी, और फिर सरफेस विंड के रूप में उसका फ्लो होने लगा। ये बातें बताई गई इन सिद्धांतों में। और उस समय के जो स्कॉलर्स थे वो इसी सिद्धांत को मानते थे। काफी पुराना सिद्धांत है और पूरी तरीके से फ्लॉप है, क्योंकि सबसे बड़ी इसकी कमी है। बात तो इसमें एक चीज ठीक कही गई है कि इस तरीके से सेल्स तो बनेंगी, लेकिन आप खुद सोचिए कि नॉन रोटेटिंग अर्थ की ये बात कर रहे हैं, और नॉन रोटेटिंग अर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहीं से इनका सिद्धांत गलत हो जाता है। क्योंकि बीच में भी आपकी बेड्स होती हैं, प्रेशर बेड्स होती हैं, जो कि डायनेमिक होती हैं, गति जनित होती हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है।
जो कि अभी हम लोग त्रिकोशिकीय वाले मॉडल में देखेंगे। तो ये एक इस सिद्धांत की कमियां आप आसानी से इसकी गिना सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक सेल को महत्व दिया गया है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। यहाँ पे बीज में एक हाई प्रेशर बेल्ट होता है 30-35 का, फिर उसके बाद एक 60-65 का लो प्रेशर बेल्ट होता है, फिर जाके कोल्ड का हाई प्रेशर बेल्ट आता है। तो बीज की जो ये प्रेशर बेल्ट्स हैं, यहाँ भी सेल बनती है, उसको नहीं शामिल किया गया है, लेकिन स्टार्टिंग का सिद्धांत है। उस वक्त तक हम इसकी बहुत ज्यादा आलोचना करेंगे, लेकिन इसमें हमको एक चीज ये समझना होगा कि उस वक्त तक उन लोगों को जितना नॉलेज था, जहां तक वो सोच पाए थे, जितनी रिसर्चेस हुई रही होंगी उस समय, उस बेस पे उन लोगों ने अपने इस विचार को प्रस्तुत किया। तो ये मेन उसका फिगर है। इसके बाद 1735 में एक विद्वान आते हैं जॉर्ज हेडली। आपने हेडली सेल के बारे में सुना होगा, जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। इन्हीं के नाम पे उसको हेडली सेल कहते हैं। इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं क्लाइमेटोलॉजी में। इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सिद्धांत इनका सेम टू सेम यही है, बस इन्होंने मान लिया कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, रोटेटिंग अर्थ है बस। तो इनका सिद्धांत भी फ्लॉप हो गया। यहाँ तो इन्होंने एक कमी को दूर किया कि आपने रोटेटिंग अर्थ स्वीकार कर लिया, लेकिन जब आप रोटेटिंग अर्थ कह रहे हैं तो बीच के जो दो बेल्ट्स हैं, जो इस सिद्धांत की भी कमी थी और वही कमी इस सिद्धांत की भी थी कि बीच की जो अदर प्रेशर बेल्ट्स हैं उससे और भी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, उसको क्यों नहीं शामिल किया गया है। सिर्फ एक ही सेल, एक ही कन्वेक्टिव सेल्स है, ऐसा नहीं है। तो दोनों सिद्धांतों में आपको एक चीज नजर आएगी कि दोनों ही सिद्धांतों में पूरी तरीके से समानता है। बस एक डिफरेंस है कि पहला वाला सिद्धांत नॉन रोटेटिंग अर्थ का है, दूसरा वाला सिद्धांत जो हेडली ने दिया, उन्होंने बस इसकी एक कमी को दूर कर दिया, रोटेटिंग अर्थ को। और उन्होंने जब अर्थ को रोटेट करा दिया, तो जब अर्थ रोटेट करेगी तो उससे डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है, हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है जब वो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को क्रॉस करती हैं। विक्षेप बल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उसको ऐड करती है। चूंकि इन्होंने रोटेशन को ऐड किया, तो उस डिफ्लेक्शन को भी इनको ऐड करना पड़ा। तो बस यही एक छोटा सा चेंज था इनके सिद्धांत में। बाकी मेन जो स्टोरी इस सिद्धांत की थी वही इस सिद्धांत की भी है। इसमें भी वही बात बताएगी कि हवा यहाँ से उठेगी, डाइवर्जेंस होगा, एक शाखा इधर चली जाएगी और इस पोल पे उतरेगी, दूसरी शाखा इधर चली जाएगी, इस पोल पे उतरेगी, और फिर सरफेस विंड के रूप में फ्लो होगा यहाँ तक, और एक सेल बन जाएगा। हवा उठी, इधर आई, सरफेस यहाँ उतरी, फिर सरफेस विंड के रूप में गई, यहाँ पहुंची, फिर ऊपर उठी, एक पूरा सेल बन गया। सेम यही चीज इधर भी हो रही है। हवा उठी, इसका फ्लो हुआ, यहाँ उतरी इस पोल पे, फिर सरफेस विंड के रूप में आई, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर उठ गई, तो ये इसका पूरा एक सेल बन गया। ये प्रोसेस हुआ, यही हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा था। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। डिफरेंस जो मैंने बताया, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन्होंने कह दिया है कि अर्थ रोटेट करती है और इस रोटेशन से एक डिफ्लेक्शन फोर्स भी जनरेट होता है। इसी डिफ्लेक्शन फोर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है आगे चल के कोरियोलिस महोदय है, और उन्होंने फिर ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन किया, और उन्हीं के नाम पे हालांकि हम लोग इस बल को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो ये सारी बातें हेडली महोदय ने बताई। ये मॉडल्स फ्लॉप थे, और आगे जो मॉडल आया वो आया फेरल महोदय का, ट्राई सेल्यूलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन। ये दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो तो एक तरीके से स्टार्टिंग थी फ्लॉप मॉडल से, लेकिन उनको भी समझना जरूरी था। उन सिद्धांतों से हमको एक आइडिया लगी कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी इस टॉपिक की। अब आते हैं फेरल महोदय। फेरल महोदय इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और वो बताते हैं, उन्होंने 3 तरह की सेल्स बताई। एक तो आपकी ट्रॉपिकल सेल, एक है टेम्परेट सेल, और पोलर सेल। फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोग इजी तरीके से इसको इजी वे में समझेंगे और आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपका जो प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये आपका विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी है, ठीक। ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब 30-35 डिग्री वाला एरिया। ये 60-65 उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी,
और ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। उसी तरीके से नीचे लो प्रेशर, यहाँ फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ का जो लो प्रेशर है ये थर्मल है। प्रेशर बेल्ट हमारी दो तरह की होती हैं, एक थर्मल होती है, एक डायनामिक होती है। इसका क्या मतलब है? थर्मल बेल्ट्स वो बेल्ट्स होती हैं जिनका संबंध केवल तापमान से संबंधित होता है। आप लोग ये जानते हैं कि तापमान जहाँ पे अधिक होता है हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है। इससे साधारण सी बात है कि उस हिस्से का अगर यहाँ की हवा ऊपर उठ जाएगी हल्की होके तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये लो प्रेशर तापमान से सीधे संबंधित है। वहीं हाई प्रेशर होने पे, वहीं हवा ठंडे होने पे क्या होता है, ठंडी अगर मान लीजिए तापमान कम है, ठंडे अगर ठंडा एरिया है पूरा, तो हवा भारी हो जाएगी और नीचे उतरेगी। जब कहीं भी हवा नीचे उतरेगी तो वो प्रेशर को इंक्रीज कर देगी। हवा ऊपर उठेगी तो वो एरिया खाली हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है विषुवत रेखा वाले बेल्ट पर। वहीं हाई प्रेशर बेल्ट जो पोलर वाला एरिया, यहाँ पे क्या है, हवा नीचे उतरती है और ठंडा भी है यहाँ पे, तो उस वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, हाई प्रेशर होता है। तो कुछ बेल्ट्स ऐसी होती हैं जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इन दोनों का, वो थर्मल होती हैं। उनका सीधा सीधा संबंध होता है टेम्परेचर से। ठीक, तो टेम्परेचर से इसका सीधा रिलेशन है। जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग की दो बेल्ट्स थर्मल हैं और हम लोग की दो बेल्ट्स डायनामिक हैं। जो हम लोग की विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी है ये लो प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि हाई टेम्परेचर होता है, इस एरिया में हवा ऊपर उठती है और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो हमारी पोलर वाली बेल्ट है ये भी थर्मल है, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत कम होता है, हवा भारी होती है और नीचे बैठती है, इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। हालांकि यहाँ पे हवा इधर से उतरती भी है, वो भी हाई प्रेशर क्रिएट करती है, लेकिन यहाँ का जो हाई प्रेशर है वो मेनली थर्मल माना जाता है। ठीक, ये दो बेल्ट आपकी थर्मल बेल्ट्स हो गई। इसके बाद क्या है कि जो हम लोग की उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है 30-35 वाली, इसका जो हाई प्रेशर है 30-35 पे तापमान बहुत ठंडा तो हो नहीं जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो इस हाई प्रेशर का जो रीजन है वो टेम्परेचर नहीं है, इस हाई प्रेशर का रीजन ये है कि यहाँ पे इस लो प्रेशर से उठी हवा उतरती है, इस वाले लो प्रेशर से उठी हवा यहाँ उतरती है। इस 60-65 के लो प्रेशर से उठी हवा यहाँ उतरी और इस विषुवत रेखी लो प्रेशर से उठी हवा यहाँ पे उतरी। जब दो जगहों से हवा उतर रही है इस हाई प्रेशर पे, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये यहाँ के प्रेशर को इंक्रीज कर देगी, इसलिए हवाओं के उतरने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी पे। 60-65 का एरिया काफी ठंडा होता है, गर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे लो प्रेशर है। तो ये फिर से हमें ये चीज हिंट दे रही है कि ये टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है अर्थ के रोटेशन से। अर्थ जब रोटेट हो रही है तो यहाँ की जो वायु है वो ऊपर उठ जा रही है और वो लो प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो हमको लग रहा है कि अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि थर्मल बेल्ट्स कहने का क्या मतलब होता है और डायनामिक बेल्ट्स कहने का क्या मतलब होता है। थर्मल बेल्ट्स वो बेल्ट्स होती हैं, या इसको ताप जनित पेटी भी कहते हैं, थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट भी कहते हैं, डायनामिक इंड्यूस्ड बेल्ट भी कहते हैं। ये वो पेटियां होती हैं विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, जो टेम्परेचर से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। इनका मेन जो कॉज होता है वो टेम्परेचर होता है। वहीं डायनेमिक वो बेल्ट्स होती हैं जिनका मेन कॉज हवाओं का मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी के रोटेशन से हवा उठ गई 60-65 के एरिया में और लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ये डायनेमिक हो गई। 30-35 वाले में क्या हुआ, दोनों लो प्रेशर से उठी हवा यहाँ पे उतरी नीचे की ओर, तो इसने हाई प्रेशर क्रिएट किया। तो 30-35 का हाई प्रेशर और 60-65 का लो प्रेशर ये डायनेमिक है। ये हवाओं के गति के कारण, इसे गति जनित इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे हवाओं की गति के कारण प्रेशर लो प्रेशर बन रहा है या हाई प्रेशर बन रहा है, तो ये डायनेमिक है। और यहाँ पे एक चीज को हम और ऐड कर दें कि ये जो आपकी पोलर हाई प्रेशर है
यहाँ पे हाई प्रेशर टेम्परेचर के कारण भी है, और यहाँ पे हाई प्रेशर इस 60-65 से जो हवा उठी और उतरी वो भी बना रही है। लेकिन मेनली जो इसका कॉज माना जाता है वो हम टेम्परेचर को ही मानते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान इतना ज़्यादा ठंडा है। वहाँ दोनों कारक हालांकि काम कर दे रहे हैं, लेकिन मेन कॉज आपका टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है पोल एरिया में। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग की प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट। और आपने ये चीज़ पढ़ा ही होगा कि जो हम लोग का विषुवत-रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी होती है, यहाँ पे काफ़ी शांत एरिया होता है, डोल्ड्रम कहते हैं इसको। अक्सर पूछा जाता है कि डोल्ड्रम कहाँ पे होता है, तो ये वही एरिया है। और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का एरिया, और ये जो हम लोग का उपोष्ण उच्च वायु दाब 30-35 की जो हाई प्रेशर की बेल्ट्स है, ये क्या है, इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि हॉर्स लैटिट्यूड हम किसे कहते हैं। तो जो हॉर्स लैटिट्यूड है इसका रिलेशन है 30-35 का हाई प्रेशर बेल्ट से, और जो हम लोग का डोल्ड्रम है इसका रिलेशन है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम लोग मेन अपने सेल के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि इसको समझने के बाद ही आप सेल को समझ पाएंगे, इसीलिए इसको समझना पहले हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब सेल का कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री एरिया है, यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, कन्वेक्शन करंट ऊपर उठेंगी और ये ट्रोपोपॉज की हाइट तक जाएंगी, और फिर ये दो भागों में, दो दिशाओं में डाइवर्ज हो जाएंगी। इसकी एक शाखा साउथ की ओर चली जाएगी और इस हाई प्रेशर पे उतरेगी, और इसकी दूसरी शाखा नॉर्थ हेमिस्फीयर में चली जाएगी और इस हाई प्रेशर पे उतरेगी। और ये जो उतरेंगी, ये उतरने के बाद इस सरफेस पे उतर जाएंगी, और उतरने के बाद फिर ये सरफेस विंड के फॉर्म में आ जाएंगी, और यही जनरेट करेंगी ट्रेड विंड को। इसीलिए 30-35 के हाई प्रेशर से विषुवत रेखीय लो प्रेशर के बीच में जो हवाओं का फ्लो होता है उसे हम कहते हैं व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो हम लोग की ट्रॉपिकल सेल है, यही आपकी ट्रॉपिकल सेल भी है, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल सेल भी कहते हैं, इसी को हम लोग हेडली सेल भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ट्रॉपिकल सेल या हेडली सेल के बीच में या इसके इस सेल के अंदर कौन सी विंड का फ्लो होता है। तो इस सेल के अंदर ट्रेड विंड का फ्लो होता है। कैसे फ्लो हो रहा है, 0 डिग्री से हवा उठ रही है, दो भागों में ट्रोपोपॉज की हाइट पे जाके दो भागों में डाइवर्ज हो जा रही है। डाइवर्ज हो जाने के बाद इस हाई प्रेशर पे उतर रही है और फिर इस हाई प्रेशर पे उतर रही है, 30-35 के हाई प्रेशर पे उतर रही है, फिर वो सरफेस विंड के फॉर्म में चली आ रही है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ही कि हवा जो सरफेस विंड है हमारी, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है। तो आप देखिए वही चीज हो रही है, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर फ्लो हो रहा है, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर फ्लो हो रहा है। और ये मैंने पिछले वाले अध्याय में बताया था कि ये अर्थ पर एक नेचुरल व्यवस्था होती है कि अर्थ इस लो प्रेशर को भरने का प्रयास करती है, इसलिए इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवाओं का प्रवाह होता है। तो ये आपकी हो गई ट्रॉपिकल सेल या हेडली सेल। अब यहां पर अब हम लोग दूसरे सेल पे आते हैं। हवा हमेशा लो प्रेशर से ही उठेगी, ये कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में क्लियर रखिए। अगर ये चीज क्लियर रहेगी तो कभी भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन तब होता है जब हमें ये नहीं क्लियर होता, और जब हम इसको कहीं लिखते हैं या समझते हैं तो हम कहीं से भी हवा को उठा देते हैं, यही चीज गलत है। एक हवा आपकी यहां से उठेगी, यहां से उठी, ये मैंने एक ही जगह बनाया ये, बट ये तो पूरा चारों ओर ये प्रोसेस हो रहा है। तो यहां से उठी, ट्रोपोपॉज की हाइट तक गई, एक शाखा चली गई इधर, इस हाई प्रेशर पे उतरी और उतरने के बाद सरफेस विंड के फॉर्म में आ गई, फिर उठी, फिर ट्रोपोपॉज की हाइट तक गई, फिर हाई प्रेशर पे उतरी, फिर सरफेस विंड के फॉर्म में आ गई, एक पूरा सेल बन गया। सेम यही चीज साउथ हेमिस्फीयर में हुई, ये हो गई आपकी ट्रॉपिकल सेल। अब हवा जो उठेगी वो दूसरा लो प्रेशर, दो लो प्रेशर की पेटियां होती हैं, दो हाई प्रेशर की पेटियां होती हैं। हाई प्रेशर वाले पे क्या होगा, हमेशा हाई प्रेशर वाले पे हवा हमेशा उतरेगी और लो प्रेशर वाले पे हवा वहां से उठेगी। तो कहां से हवा उठ रही है, कहां पे उतर रही है, ये पॉइंट को क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, इस लो प्रेशर से हवा उठी, एक शाखा चली गई साउथ में
और ये इस हाई प्रेशर पे फिर उतरी, और जब ये इस हाई प्रेशर पे उतरेगी तो फिर ये वही चीज होगा, सरफेस विंड के फॉर्म में आ जाएगी और ये जनरेट करेगी पछुआ हवाओं को, वेस्टर्लीज को। और इसकी एक शाखा और थी, दो उतरी थी ना, दो उठी थी, तो एक उठी यहां से, एक तो चली गई 60-65 से उठ के, एक चली गई 30-35 के हाई प्रेशर पे और उसने उतर के वेस्टर्लीज को जन्म दिया। दूसरी जो 60-65 से उठी थी, मतलब उठेंगी तो साथ ही में, बट एक शाखा जो चली गई थी 30-35 की, उसने वेस्टर्लीज को जन्म दिया, और दूसरी जो चली गई थी पोल के एरिया में, उसने हाई प्रेशर क्रिएट किया उत्तरी पोल एरिया में, वहां वैसे भी हाई प्रेशर है क्योंकि तापमान कम है, और उतर के इसने फिर जनरेट किया पोलर विंड को, तो यहाँ पे पोलर विंड जनरेट हो गई। तो ये हो गया आपका। अब इसको हमने कह दिया टेम्परेट सेल, और इसी को हम कहते हैं फेरल सेल, इसको हमने कह दिया पोलर सेल। यही सारी सेल्स आपकी साउथ हेमिस्फीयर में भी होती हैं। तो ये हो गई आपकी पोलर सेल। पोलर सेल बिटवीन उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी 60-65 डिग्री की जो लो प्रेशर बेल्ट है उसके और पोलर हाई प्रेशर के बेल्ट के बीच में पोलर सेल है। टेम्परेट सेल किसके किसके बीच में है? 60-65 निम्न वायुदाब, 30-35 उच्च वायुदाब के बीच में टेम्परेट सेल है। और ट्रॉपिकल सेल किसके किसके बीच में है? ट्रॉपिकल सेल आपका 0 डिग्री और 30-35 नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 0 डिग्री 30-35 साउथ हेमिस्फीयर में। ये पूरा आपका ट्रॉपिकल सेल है, और ऐसे ही साउथ हेमिस्फीयर में भी है। तो ये दोस्तों हो गया आपका पूरा सेल का कॉन्सेप्ट। अब एक बार हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एक बार और सुनिए तो क्लियर हो जाएगा। यहां से आपको एक चीज फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि लो प्रेशर से हवा उठेगी, हाई प्रेशर पे हवा उतरेगी। कभी भी हाई प्रेशर से अगर आप हवा उठा देंगे तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपोजिट हो जाएगा और गलत हो जाएगा। लो प्रेशर है, इक्वेटोरियल, हवा उठी, ट्रोपोपॉज की हाइट तक गई, उतरी हाई प्रेशर पे। जब ये उतरेगी तो सरफेस विंड के फॉर्म में फिर ट्रेड विंड के फॉर्म में चली जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। यही चीज साउथ हेमिस्फीयर में होगी। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बना सकते हैं कि उठी, यहां गई, फिर यहां उतरी, फिर चली आई, एक पूरा सेल बन गया। ठीक। अब इस लो प्रेशर से क्या होगा? जो काम यहां हुआ था वही यहां होगा। ये 60-65 का लो प्रेशर है, यहां से भी हवा उठी, उठने के बाद क्या होगा? एक शाखा तो इसकी चली गई पोल वाले पे और पोल पे उतरी, और जब उतरेगी तो सरफेस विंड को जनरेट करेगी और वो पोलर विंड कहलाएगी। और एक शाखा इसकी यहां आ गई 30-35 के हाई प्रेशर पे, और 30-35 पे उतर के फिर ये वेस्टर्लीज को जन्म देगी। तो ये होता है दोस्तों सेल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको कन्वर्ज और डाइवर्ज का जो विचार है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। जो हम लोग का लो प्रेशर एरिया होता है, इस कन्वर्ज और डाइवर्ज से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। जो हम लोग का लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे आप देखिए सरफेस पे तो कन्वर्जेंस हो रहा है, इधर से ट्रेड आ रही है, इधर से ट्रेड आ रही है, और कन्वर्जेंस हो रहा है। जो और इस लो प्रेशर पे भी इधर से पोलर आ रही है, इधर से वेस्टर्लीज आ रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है। यहाँ पर भी साउथ हेमिस्फीयर में भी हो रहा है। तो लो प्रेशर एरियाज में नीचे कन्वर्जेंस होता है, ऊपर डाइवर्जेंस होता है, क्योंकि लो प्रेशर से हवा उठती है, ट्रोपोपॉज की हाइट पर जाने के बाद दो विपरीत दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती है। यही चीज यहाँ भी हुई थी। तो ये स्टेटमेंट को रट लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इस पॉइंट से। लो प्रेशर एरियाज में सरफेस पे कन्वर्जेंस होगा, अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंस होगा। हाई प्रेशर एरियाज में अपोजिट हो जाता है। हाई प्रेशर एरियाज में नीचे अर्थात सरफेस पे डाइवर्जेंस होता है, ऊपर की ओर कन्वर्जेंस होता है। कैसे, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा। देखिए हाई प्रेशर में कैसे ऊपर कन्वर्जेंस होगा? इस लो प्रेशर से हवा उठी, जैसे इस वाले लो प्रेशर से हवा उठी और इस लो प्रेशर से हवा उठी, तो इस हाई प्रेशर पे उतरने के लिए दोनों हवाएं कन्वर्ज करेंगी और नीचे उतरेंगी।
लेकिन जब वो नीचे उतरेंगी हाई प्रेशर एरिया पे तो फिर वो उतरते ही डाइवर्ज कर जाएंगी और सरफेस विंड को जनरेट करेंगी। एक बन जाएगी वेस्टर्ली, एक बन जाएगी नीचे की ओर ट्रेड। यही चीज यहाँ पे हो रही है। तो ये एक स्टेटमेंट है कि लो प्रेशर एरियाज में सरफेस पे कन्वर्जेंस होता है, अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंस होता है, और हाई प्रेशर एरियाज में सरफेस पे डाइवर्जेंस होता है और अपर एटमॉस्फेयर में जो हम लोग का कह सकते हैं, अपर एटमॉस्फेयर कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ऊपर का नहीं है, ये ज्यादातर किताबों में लिखा रहता है, लेकिन आप इसको और एग्जैक्ट कहना चाहते हैं तो जो आपकी ट्रोपोपॉज की हाइट है वहीं पे सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां पे हाई प्रेशर एरिया में वहां पे कन्वर्जेंस होता है। तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझना है। और ये आपके सामने एक फिगर है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो आपकी डिफरेंट सेल्स हैं उसकी हाइट कम होती गई है। सबसे ऊंची आपकी हेडली सेल है या ट्रॉपिकल सेल, उससे कम ऊंची फेरल सेल है, उससे कम ऊंची पोलर सेल है। इसका रीजन क्या है? जैसे मैंने जो आपको बना के दिखाया वो तो नॉर्मल बना हुआ है, और बहुत सारे आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे या बुक्स में देखेंगे तो ऐसा ही आपको फिगर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जो ट्रोपोपॉज है, ये आपने पढ़ा होगा कि ट्रोपोपॉज की हाइट जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी हाइट जो है वो कम होती जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो हम लोग का विषुवत रेखा वाला एरिया होता है, यहाँ पे हवा जब ऊपर उठती है तो इसको काफी ज्यादा ऊपर उठना पड़ता है, तब जाके इसका तापमान काफी कम हो पाता है एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो एरियाज तो पहले ही ठंडे हैं, तो हवा थोड़ी सी ऊपर उठती है और काफी ठंडी हो जाती है। तो यही चीज यहाँ पे होती है। उनका जो हाइट है ट्रोपोपॉज का, उसमें हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। विषुवत रेखीय एरिया में अगर इसकी हाइट मान लीजिए 16-17 किलोमीटर है, तो पोलर एरिया में इसकी हाइट लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। इतना डिफरेंस हो जाता है। तो ये डिफरेंस का रीजन यही है। और इस वजह से जो सेल्स हैं इसमें भी आपको हाइट में डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो हम लोग की ट्रॉपिकल सेल है उसमें हवा को ज्यादा ऊपर उठना पड़ा, फिर वो ट्रोपोपॉज, क्योंकि ट्रोपोपॉज ही वहां पे काफी ऊपर है, तो ट्रोपोपॉज तक गई, फिर वो उसमें डाइवर्जेंस हुआ। लेकिन पोलर एरिया में क्या है, वहां पे जो सेल है वो सेल अपेक्षाकृत छोटी है, क्योंकि वो ट्रोपोपॉज पहले ही पड़ जाता है, नीचे ही मिल जाता है ट्रोपोपॉज उसको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। एग्जैक्ट अगर देखना हो तो ये फिगर सही है, बाकी नॉर्मली बुक्स में आपको जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसा भी मिल जाता है। तो दोनों चीजें रखिए। अब ऐसा आप अगर कहीं आंसर में लिख रहे हैं तो ऐसा भी बना सकते हैं नॉर्मल, लेकिन कहीं अगर ऐसा है, इसको मैंने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि मान लीजिए कहीं ऐसा फिगर बना हुआ है और फिर आप लोग वहां पे कंफ्यूज होंगे कि ऐसा क्यों हाइट में डिफरेंस है। तो हाइट में डिफरेंस को समझने के लिए आपको ट्रोपोपॉज की जो हाइट में डिफरेंस होता है उसको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा है, सौर ऊर्जा का अक्षांशीय संतुलन। ये जो बेल्ट्स होती हैं, ये बेल्ट्स क्या करती हैं? एनर्जी का एक तरीके से एनर्जी को बैलेंस करती हैं कि जो हम लोग के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एनर्जी ज्यादा है वहां पे बहुत ज्यादा ना हो पाए, और जो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो काफी ठंडे हैं वहां पे ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल भी उनको एनर्जी ना मिले। तो इस संतुलन को बनाने के लिए, क्योंकि ये तो संतुलन होता नहीं है, ये असंतुलन होता है, लेकिन इस असंतुलन को दूर करने के लिए एक प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति ने बहुत सारी व्यवस्था की है। जैसे हम लोग कभी शीट बजट पढ़ेंगे, वहां पे बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से जो इंसुलेशन हमको मिलता है वो कितना कम करके मिलता है, और जो हमें 51% मिलता है वो भी डायरेक्ट नहीं मिलता, उसमें भी 34% डायरेक्ट मिलता है, 17% हमें डिफ्यूज डे लाइट के फॉर्म में मिलता है। और उसके बाद काउंटर रेडिएशन की भी व्यवस्था है जिससे तापमान बहुत ज्यादा घटने ना पाए और जीवन संभव रहे। तो प्रकृति में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम लोग उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंटर रेडिएशन को और इंक्रीज कर रहे हैं। प्रकृति ने तो काउंटर रेडिएशन अच्छे के लिए बनाया है, लेकिन हम उस काउंटर रेडिएशन को इंक्रीज करके ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहे हैं।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं, कभी हम लोग देखेंगे उन सब पॉइंट्स को। और वही चीज यहाँ पर भी है कि ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है संतुलन की, कि जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा मिलता है, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे कम मिलता है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक प्रकार का संतुलन बना रहेगा, एक प्रकार का एनर्जी का हमें ट्रांसफर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें तापमान का संचरण देखने को मिलता है, गैसों का संचरण देखने को मिलता है। आपने पढ़ा रहा होगा ट्रोपोस्फियर को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ मिक्सिंग, क्षोभ मंडल या विक्षोभ मंडल, मिश्रण का मंडल, मिक्सिंग जोन कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फियर को। तो ट्रोपोस्फियर को हम लोग मिक्सिंग जोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हवा ऊपर जब उठेगी और ट्रोपोपॉज तक जाएगी, फिर उतरेगी, इन सभी प्रोसेस में मिक्सिंग होगी, मिश्रण होगा, और इसीलिए हम लोग ट्रोपोस्फियर को जोन ऑफ मिक्सिंग कहते हैं। बहुत सारे नाम है ट्रोपोस्फियर के, परिवर्तन मंडल है, क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, संवहनीय मंडल, बहुत सारे नाम हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो ये हो गया दोस्तों इसका पूरा बिल्ड का कॉन्सेप्ट, सर्कुलेशन, सेल्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। और एक यहाँ पे और पॉइंट है, सरफेस एंड अपर विंड की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। जैसे ऊपर की ओर आप देखिए, जब ऊपर की ओर हवा चल रही थी, ऊपर की ओर जो विंड डायरेक्शन है, ऊपर जिस दिशा में विंड का डायरेक्शन होगा, सरफेस पे वैसा डायरेक्शन नहीं होगा। यहां पे तो डाइवर्ज किया, दो दिशाओं में गया, लेकिन नीचे उतरने पे कन्वर्ज किया। तो इस पॉइंट को आपको समझना है, इस पॉइंट पे फोकस करना है कि सरफेस पे तो आपका वही पुराना नियम काम कर रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चल रही है, लेकिन ऊपर की ओर आप जब देखेंगे तो वहां पे अपोजिट होता है। तो सरफेस एंड अपर जो विंड है उसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे हमें अपोजिट देखने को मिल रहा है। अब लास्ट में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी कुछ चीजें और बची हुई हैं, लेकिन एक चीज मुझे पहले ही ऐड करना चाहिए था, लेकिन इसको हम बाद में बता दे रहे हैं। इसको हम ट्राई सेल्यूलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो आपकी तीन सेल्स हैं मेन, एक आपकी ट्रॉपिकल सेल है, टेम्परेट सेल है और पोलर सेल है। हेडली सेल जिसे हम ट्रॉपिकल सेल, हेडली सेल कहते हैं, टेम्परेट सेल इसे हम फेरल सेल भी कहते हैं, और पोलर सेल। हमने इनका फॉर्मेशन समझ लिया। चूंकि ये तीन सेल हैं इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्राई सेल्यूलर, त्रिकोशिकीय। ये चीज तो क्लियर है, लेकिन इसे हम मेरिडियोनल क्यों कहते हैं? ये देशांतरी क्यों है? ये अक्षांशीय भी हो सकती थी, ये लैटिट्यूडनल भी हो सकती थी। अगर हम ये कहते हैं कि ट्राई सेल्यूलर लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन मॉडल, तो क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ट्राई सेल्यूलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन कहने का ये मतलब है कि जब हम देशांतर की बात करते हैं तो ही हमें प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलता है। हम इस तरह से सेल्स नहीं बना सकते कभी इस तरीके से एटमॉस्फेयर में। छोटे लेवल पे ऐसी सेल्स बनती हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, जैसे आपका वॉकर सर्कुलेशन है वहां पे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में वृहद स्तर पे इस तरह की सेल्स नहीं बन पाएंगी, क्योंकि इस तरीके से आपका, अब ये तो पूरा एक ही जैसा एरिया है, यहाँ पे कैसे सेल बनेगी? ये पूरा एक जैसा एरिया है अक्षांश में। जब हम देशांतर में बात करेंगे तो हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर में डिफरेंस समझ में आएगा, डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, और तब ये सेल्स बनेंगी। और ये सेल्स वास्तव में इस तरीके से ही होती हैं। जैसे ये हो गया आपका एक सेल, ये अब दूसरी सेल हो गई आपकी, ये आपकी एक सेल हो गई, ये आपकी दूसरी सेल हो गई, ये सेल्स होती हैं। और इसके अंदर इसी सेल से आपकी ये विंड जनरेट होती है, जो कि आपकी होती है, इसे हम कहते हैं परमानेंट विंड। इसे हम गृही पवन भी कहते हैं, क्योंकि इसका फ्लो पूरे अर्थ पे होता है। इसे गृही पवन भी कहते हैं, इसे हम परमानेंट विंड भी कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट फ्लो करती है। बहुत सारे नाम है इसके। और ये कौन सी हैं? इस रीजन में, ट्रॉपिकल सेल वाले रीजन में फ्लो हो रही है आपकी ट्रेड विंड, और इस रीजन में टेम्परेट सेल या फेरल सेल वाले रीजन में फ्लो हो रही है पछुआ हवाएं, और पोलर सेल जो एरिया है उस रीजन में फ्लो हो रही है आपकी पोलर विंड्स। और ये आपने पढ़ा ही होगा कि जो वेस्टर्लीज होती हैं ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो वाटर बॉडीज कम है, लैंड मास ज्यादा है, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में जो ये वेस्टर्ली वाला एरिया है, यहाँ पे क्या होता है कि
काफ़ी ज़्यादा वाटर बॉडी है, तो इस वजह से अलग अलग इनका नाम रखा गया है। श्रीकिंग 60s 60 के पास, फ्यूरियस 50s, रोरिंग 40s, ये सब आपने पढ़ा रहा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो ये दोस्तों विंड का सर्कुलेशन है, नीचे वाली विंड्स, ट्रेड, वेस्टर्लीज एंड पोलर, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस रीजन में कौन सी फ्लो कर रही है, और इसका डायरेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा। दोस्तों अब सेल की बात आई ही है तो हम लोग थोड़ा सा वाकर सर्कुलेशन को देख लेते हैं। हालांकि जब हम लोग एल नीनो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे बस हम लोग सेल के एस्पेक्ट में जितनी चीजें हैं उसको देख ले रहे हैं। ये आपका प्रशांत महासागर का साउथ का हिस्सा है, ये आपका साउथ अमेरिका है, और इधर आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स हैं, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये आइलैंड्स हैं, इधर न्यूजीलैंड है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर भी एक प्रकार का छोटे लेवल का सेल बनता है। इसे हम गिलबर्ट वॉकर महोदय के नाम पे वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, तो क्या होगा, हवा ऊपर उठेगी, फिर इसका ऊपर की ओर फ्लो होगा। और छोटे लेवल पे ये होता है, ज़्यादा जैसा हम लोग वहां पे पढ़े थे उतने बड़े लेवल पे नहीं होता, लेकिन स्टोरी उसकी भी वही है जो वहां पे हम लोगों ने देखी थी कि लो प्रेशर से हवा उठी, फिर इसका हाई एल्टीट्यूड फ्लो हुआ, फिर ये यहाँ पे उतरी, और जब उतरेगी तो फिर सरफेस फ्लो होगा। तो चीज वही है, बस छोटे लेवल पे है। यहाँ पे हाई प्रेशर था, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर से हवा उठी, हाई एल्टीट्यूड फ्लो हुआ, फिर यहाँ पे उतरी, यहाँ पे हाई प्रेशर था और इसने हाई प्रेशर को और क्रिएट किया क्योंकि हवा उतर रही है, और फिर इसका सरफेस फ्लो हुआ। तो एक प्रकार का सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। एक तो ये होता है। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि वही चीज वही है, बस आप यहाँ पे देखिए कि जो प्रेशर है उसमें शिफ्टिंग हो गई। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हाई प्रेशर था, लो टेम्परेचर था, लेकिन अब क्या हो गया, अब प्रेशर में शिफ्टिंग हो गई। इसे हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन वास्तव में दक्षिणी प्रशांत महासागर में तापमान में और उसके कारण वायुदाब में, अर्थात टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो दोलन होता रहता है, जो ऑसिलेशन होता रहता है, या इजी शब्दों में कहें तो जो शिफ्टिंग होती रहती है, उसी के कारण जो एक बार सेल तो दोनों में बनेगा। सेल हम लोगों ने पहले वाले फिगर में भी देखा था और सेल हमने इसमें भी हम देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस बस ये होगा कि उस वाले में जो सरफेस फ्लो, उस वाले में क्या था, उस वाले में हवा यहाँ से उठ रही थी, ऐसे जा रही थी, यहाँ उतर रही थी, और सरफेस फ्लो इधर से हो रहा था। इसमें बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो गया है तो अब यहाँ से उठेगी, ऐसे फ्लो होगा, उतरेगी, और सरफेस फ्लो अब इसमें यहाँ से होगा। तो यही है वाकर सर्कुलेशन। एक प्रकार का आप कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि वाकर सर्कुलेशन सदर्न प्रशांत महासागर या सदर्न पैसिफिक ओशन में एक प्रकार का छोटे लेवल का सर्कुलेशन होता है, जिसमें एक सेल का फॉर्मेशन होता है, एक कोशिका बनती है, और इस कोशिका तो हमेशा बनती है, लेकिन इस कोशिका में जो हवाओं की दिशा है या इस कोशिका का पूरा जो मार्ग है, कह सकते हैं जिस तरीके से इस कोशिका का पूरा मैकेनिज्म है, उसमें समय समय पे चेंज देखने को मिलता है। कोशिका हर समय बनेगी, बस डिफरेंस ये होगा कि कभी इधर हाई प्रेशर हो जाएगा, कभी इधर हाई प्रेशर हो जाएगा, और इस प्रेशर की शिफ्टिंग से, इस टेम्परेचर और प्रेशर की शिफ्टिंग से जो कोशिका है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बस यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक दोस्तों सबसे लास्ट हमारा सेल, छोटे लेवल का सेल है ये भी। ये जैसे आपका इंडिया है और ये इंडियन मॉनसून वाली स्थिति है, और ये क्या होता है, ये आपका थर्ड रिजल्ट है। यहाँ से कन्वेक्शन करंट्स ऊपर उठती हैं, फिर ये नीचे उतरेंगी, और चूंकि सन जो है वो इस एरिया में आ चुका है, 23.5 के आसपास आ चुका है, और जब प्रेशर बेल्ट में शिफ्टिंग होती है तो जो 30-35 की हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी अब इसके आसपास आ चुकी है, इस वाले एरिया में आ चुकी है। तो अब यहाँ से जो हवा उठी कन्वेक्शन करंट, वो फिर नीचे की ओर आएगी और यहीं पे वो उतरेगी इस हाई प्रेशर पे,
और फिर सरफेस विंड के फॉर्म में वो ट्रेड विंड के फॉर्म में आ जाएगी और इंडियन मॉनसून को तेज करने का काम करेगी। और बेसिकली ये विंड्स ही इंडियन मॉनसून कहलाती हैं। तो एक प्रकार की सेल इंडियन मॉनसून के टाइम पर भी बनती है। हालांकि ये बहुत सारी बुक्स में अभी नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको इंटरनेट पे इसके बारे में जानकारियां मिलेंगी और कुछ बुक्स में ऐड किया भी गया है इस चीज को। तो ये एक छोटे लेवल की सेल है और इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। इस तरीके से जो हम लोग का इंडियन मॉनसून है उसमें भी एक सेल होती है और जो कि मॉनसून को तीव्र करने का काम करती है। और सेम ऐसी ही सेल, ये तो उस समय की स्थिति है जब सूर्य उत्तरायण है, लेकिन आप कल्पना करिए कि सूर्य दक्षिणायन है और ऑस्ट्रेलिया गर्म हो गया है, वहां पे तापमान अधिक हो गया है, तो ऐसी ही सेल सदर्न हेमिस्फीयर में भी एक बन जाती है। तो दोस्तों ये रहा पूरा सेल का कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने कई तरह की सेल्स देखी, हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने सेल का पुराना मॉडल देखा जो कि एक नॉन रोटेटिंग अर्थ का मॉडल था और एक रोटेटिंग अर्थ का मॉडल था, हेडली का। इसके पश्चात हम लोगों ने जो हम लोग की 3 तरह की सेल्स होती हैं और हम लोग का जो ट्राई सेल्यूलर मॉडल है, सर्कुलेशन मॉडल है फेरल का, उसको हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने ट्रॉपिकल सेल, टेम्परेट सेल और पोलर सेल के कॉन्सेप्ट्स को समझा। 3 सेल्स हमारी यहाँ पे क्लियर हुई। हम लोगों ने कन्वर्जेंस को देखा, डाइवर्जेंस को देखा और सेल्स का क्या महत्व होता है उस चीज को समझा। प्रेशर बेल्ट को, डोल्ड्रम को, हॉर्स लैटिट्यूड को, ये कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने क्लियर किए। और थर्मल बेल्ट्स क्या होती हैं, डायनामिक बेल्ट्स क्या होती हैं, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट्स हम लोग के क्लियर हुए। और इसके बाद हम लोगों ने फिर जो वॉकर सेल है उसको देखा और इंडियन मॉनसून से रिलेटेड जो सेल है उसको हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने कई तरह की सेल्स का आज अध्ययन किया। अब इस प्रकार ये अध्याय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। फीडबैक अपना जरूर दें और नेक्स्ट हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्लाइमेटोलॉजी के। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।